अभी तक आपने इस चैप्टर में टोटल 2 दीर्घोत्तरीय प्रश्न देख रखे हैं। अब हम लोग इस चैप्टर में तीसरा दीर्घोत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे। तो हेडिंग लीजिए तीसरा दीर्घोत्तरीय प्रश्न का। सबसे पहला कि तीसरा क्वेश्चन है क्या? तीसरा क्वेश्चन है सर, वेग स्थिरांक के, वेग स्थिरांक का सिंबल क्या होता है? के लिए आरहेनियस समीकरण का व्यंजक प्राप्त करें। ये एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चंस को हमें डिस्कस करना है, बनाना है। देखिए कल के क्लास में भी आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसमें भी आया था वेग स्थिरांक, इसमें भी आ रहा है वेग स्थिरांक। तो आरहेनियस ने भी वेग स्थिरांक पर ताप के प्रभाव को दर्शाने के लिए एक समीकरण दिया, सक्रियण ऊर्जा को दर्शाने के लिए एक समीकरण दिया, जिसे हम लोग आरहेनियस का समीकरण कहते हैं। तो हेडिंग लीजिए, ये क्वेश्चन तो लिख चुके हैं, अब सॉल्यूशन लिखिए। आरहेनियस महोदय के अनुसार, अच्छा ये वही आरहेनियस हैं जिन्होंने स्टेटमेंट दिया था किस पर? पीएच वैल्यू पर, पीएच स्केल पर ना। ये अलग से कोई दूसरा आरहेनियस नहीं है। आरहेनियस महोदय के अनुसार ये कहते हैं कि डी मतलब परिवर्तन, एल एन के में परिवर्तन टी के सापेक्ष जो होता है वह क्या होता है? ई ए बटा आर टी स्क्वायर होता है। क्या होता है? ई ए बटा आर टी स्क्वायर। अब इसी का मैथमेटिकल सॉल्यूशन हमने करना है, तो इसको हम लिख लेते हैं सर, डी एल एन के बराबर ई ए बटा आर गुना, अच्छा ऐसा लिख सकते हैं, टी पर पावर -2 इंटू क्या? डी टी। अब ये एक अवकल समीकरण है। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को बखूबी पता होगा कि अवकल समीकरण क्या होता है। दोनों तरफ अवकल समीकरण को सामान्य समीकरण में बदलने के लिए क्या करते हैं? समाकलन करते हैं। दोनों तरफ क्या करने पर? हाँ सर, समाकलन करने पर। अगर हम दोनों साइड समाकलन कर दें, इस बात को बाद में लिखना, ऊपर में हम कुछ हेडिंग भी लिखाएंगे थोड़ा बहुत, अभी केवल ध्यान से सीखिए। दोनों तरफ समाकलन करने पर इंटीग्रेशन ऑफ डी एल एन के बराबर जो कांस्टेंट राशि होता है उसको हम ऑलरेडी पहले क्या करते हैं? बाहर करते हैं, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ टी पर पावर -2 डी टी। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स का वैल्यू क्या होता है? एक्स प्लस सी। यहाँ पर क्या है? डी एल एन के, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? डी एल एन के का वैल्यू हो जाएगा एल एन के, डी हट जाएगा ना। ये इसका सॉल्यूशन हो गया, इज इक्वल टू ई ए बटा आर गुना। अब देखो सर, आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पर पावर एन डी एक्स बराबर एक्स पर पावर एन प्लस 1 बटे क्या? एन प्लस 1 प्लस क्या? सी। तो इसका भी उपयोग हम कर लेंगे सर। तो यहाँ पर लिख लेंगे टी पर पावर -2 और +1, क्या बचेगा सर? -1, यानी भाग दे देंगे किससे? -1 से, प्लस एल एन ए सी, जो मर्जी एक कांस्टेंट जोड़ लेते हैं। तो कांस्टेंट में हमने एल एन क्यों लगाया, जबकि यहाँ पर कांस्टेंट ऑलरेडी सी या ए या कुछ भी जोड़ रहे थे। यहाँ पर कांस्टेंट में हमने एल एन इसलिए लगा दिया सर कि एल एच एस में भी क्या लगा हुआ था? एल एन लगा हुआ था। जरूरी नहीं है एल एन ही लगाएं, आप ए या सी भी लगा लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब इसको नॉर्मल टर्म्स में ले जाइए। तो जैसे आप नॉर्मल टर्म्स में इसको ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे? एल एन के माइनस एल एन ए बराबर, एल एन के उस तरफ से इस तरफ ले आइए, माइनस बराबर माइनस ई ए बटा क्या लिख सकते हैं? आर टी। क्या लिख सकते हैं? आर टी लिख सकते हैं। अब एल एन के माइनस एल एन को लिख सकते हैं एल एन के बटा ए बराबर माइनस ई ए बटा क्या? आर टी। देखिए एल एन को जब आप उस तरफ ले जाइएगा तो एंटी लॉग कहलाएगा, और इस एंटी लॉग का बेस ई होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं एंटी लॉग माइनस ई ए बटा आर टी, या इसी को हम लिख सकते हैं
के बटा ए बराबर 10 टू दी पावर ई टू दी पावर, बेस अभी ई है, ई टू दी पावर माइनस ई ए बटा क्या आर टी, और के बराबर ए इंटू ई टू दी पावर माइनस ई ए बटा आर टी। यही आरहेनियस के समीकरण का व्यंजक है। अब आरहेनियस के समीकरण का ये कंप्लीट व्यंजक हो चुका है। अब इसमें आपको हर एक चीज़ का मतलब लिखना होगा। क्या क्या लिखना है वो बातें मैं आपको बतलाता हूँ। सबसे पहले आप शुरू में कुछ भाषा लिखिए, तो आरहेनियस के समीकरण के अनुसार से पहले थोड़ा सा कुछ एक ना कुछ एक भाषा हमने ऐड कर देना है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ये सुविधा है अवेलेबल। अभी हो गया ना, ये कुछ इधर उधर हो गया, हाँ छोटा होना भी नहीं चाह रहा ये। ठीक है सर, लिख लीजिए। आरहेनियस महोदय ने अभिक्रिया के वेग स्थिरांक, ताप एवं सक्रियण ऊर्जा में संबंध स्थापित करने हेतु एक समीकरण प्रस्तुत किए। जो निम्नवत है। अब उसके बाद हम आप लोग लिख लेंगे आरहेनियस के अनुसार या आरहेनियस महोदय के अनुसार, और फिर वहाँ से ये सारा स्टेटमेंट शामिल कर डालेंगे। नोट कर लो सर तेज़ी से। कल 12 बजे से क्विज़ है। क्विज़ में फिज़िकल केमिस्ट्री के मैक्सिमम क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। वो क्वेश्चन जो आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो जो रेगुलर बैच के बच्चे हैं वो भी आ सकते हैं, सबके लिए ये अलाउड है। ठीक है, लिख लो। जहाँ ए बराबर कंपनावृत्ति, ई ए बराबर सक्रियण ऊर्जा, टी बराबर ताप किस में होगा, केल्विन में होगा, और आर बराबर गैस स्थिरांक। इसका वैल्यू हमने कल आपको कुछ महत्वपूर्ण सूत्र करके भी बताया होगा। बतलाए थे क्या? नहीं बतलाए थे तो अभी देख लीजिए। 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल। अच्छा, ये वही आर है जो बिलियन चैप्टर में आता था। तो कहोगे सर वैल्यू क्यों अलग है? तो देख लो ना सर, वैल्यू क्यों अलग है। इसका वैल्यू है 0.0821 लीटर एटीएम प्रति केल्विन प्रति मोल। चूँकि मात्रक अलग है। क्या अलग है? मात्रक अलग है, इसलिए वैल्यू स्वतः क्या होगा, अलग हो ही जाएगा। थोड़ा इसको स्पष्ट रूप से मैं लिखता हूँ, 0.0821 लीटर एटीएम प्रति केल्विन प्रति मोल। तो वैल्यू तो मात्रक पर डिपेंड करता है ना। मात्रक चेंज होगा तो वैल्यू अलग दिखने लगेगा। होगा वही, लेकिन दिखने कैसा लगेगा, अलग। ठीक है, अब इसके अलग अलग रूप हैं इस इक्वेशन के। मैं उस रूप को लेकर चलता हूं। अगर आपसे कहा जाए वेग स्थिरांक के लिए आरहेनियस समीकरण का व्यंजक प्राप्त करें, तो आपने यही प्राप्त करना है। अब इसके अलग अलग रूप कौन कौन से हैं वो रूप देख लेते हैं जल्दी से। लिख चुके हैं इसको? ठीक है सर। एक चीज़ देखिए, जैसे एक रूप तो ये हमारे पास आ ही रहा है, k बराबर a इंटू ई टू दी पावर माइनस ई ए बटा आर टी। कोई इसी को लिख सकता है सर k बराबर a इंटू 10 पर पावर माइनस ई ए बटा 2.303 आर टी। कहोगे सर ये कहाँ से आ गया? तो अरे भाई कहाँ से आया, जरा देखो। ln k बटा a बराबर माइनस ई ए बटा आर टी। आपको पता है
कि ln x का वैल्यू आप कितना रखते हैं 2.303 log x रखते हैं। तो भाई ln के जगह पर हम लिख देंगे log k बटा a बराबर ln x के जगह पर रख देंगे 2.303 log k बटा a बराबर माइनस ई ए बटा क्या RT। अब देखिए ये सारा डाटा जब उधर चला जाएगा तो log k बटा a बराबर माइनस ई ए बटा 2.303 RT। अब बेस इस समय पर बेस e होता है, इस समय पर बेस क्या होता है 10 होता है। तो फाइनली लिखेंगे सर k बटा a बराबर 10 पर पावर माइनस ई ए बटा 2.303 क्या RT, और फिर ले जाएंगे तो a हो जाएगा। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा रिलेशन इसमें आएगा दो अलग अलग टेम्परेचर के लिए log K2 बटा K1 बराबर ई ए बटा 2.303 R इंटू 1 बटा T1 अब माइनस क्या 1 बटा T2। कहीं कोई डाउट, किसी प्रकार का कौन समस्या? तो ये तीन अलग अलग फॉर्मेशन हैं इक्वेशन के, आरहेनियस इक्वेशन के। क्या इसको आप लिख चुके हैं पहले? नोट कर लीजिए, सब में मतलब वही है, केवल फॉर्मेशन लिखना है, यहाँ डेरिवेशन की आवश्यकता नहीं है। लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर, तो हेडिंग ले लीजिए लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। सबसे पहला प्रश्न क्या रखा गया है सर बताओ? 1 नंबर क्वेश्चन इसमें रखा गया है क्या? रासायनिक अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं? लिखिए पहला क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं? इसमें तो हमेशा मन में एक ही ख्याल आता है, कुछ नहीं समझते, टेंशन नहीं लो, छोड़ो हटाओ ना, ठीक है। लेकिन क्या करें, उसे में नंबर मिलने वाला है नहीं। सच लिखो तो फिर किसी को विश्वास ही नहीं होता, ठीक है। तो फिर लिखो, वास्तविकता लिख लो, सच को छोड़ दो। अच्छा दोनों एक ही चीज़ है ना, क्या करोगे लिखो। रासायनिक अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं? सीधे तौर पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं। तो आप क्या लिखने वाले हैं? प्रति एकांक समय में, यानी 1 सेकेंड में जितना अभिकारक का सांद्रता बदल जाए या जितना उत्पाद का सांद्रता बदल जाए उसी को क्या कहते हैं? अभिक्रिया का वेग कहते हैं। सो लिखिए प्रति एकांक समय में परिवर्तित अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अभिक्रिया का वेग कहते हैं, अर्थात R बराबर परिवर्तित सांद्रता बटा परिवर्तन में लगा समय बटा परिवर्तन में लगा समय। ऑलमोस्ट आप इसको ये भी लिख सकते हैं सर, R बराबर डेल C बटा डेल T।
अब एक बात बताओ, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के थ्रू दे रहा हूँ, आप समझ लेना बात को ध्यान से। जैसे एक अभिकारक है जिसका X मॉलिक्यूल्स और इससे एक उत्पाद बनता है B जिसका Y मॉलिक्यूल्स है, तो इसके लिए वेग कैसा होगा? देखो, जैसे जैसे समय बीतते जाएगा अभिकारक का सांद्रता घटेगा और उत्पाद का सांद्रता, मीन्स अभिकारक के रिस्पेक्ट में वेग ऋणात्मक होता है और उत्पाद के रिस्पेक्ट में वेग धनात्मक होता है। तो इसके लिए आप जब रेट लिखोगे तो इसका कोएफिशिएंट लिखना होगा। इसका कोएफिशिएंट क्या होगा? चूँकि वेग ये सांद्रता घट रहा है तो -1/x गुना डेल ए, यानी ए के सांद्रता में परिवर्तन किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष, बराबर होगा सर प्लस 1/y। अब प्लस यहाँ पर क्यों लिखे? क्योंकि समय के साथ जैसे जैसे अभिकारक घटेगा उत्पाद बढ़ते चलेगा, तो ये प्लस हो जाएगा। इसको हम कहेंगे डेल बी बटा डेल टी। जरूरी नहीं है इसको शामिल करना, लेकिन इसको शामिल करने के बाद आपको इक्वेशन, वेग समीकरण लिखने के लिए आ जाएगा। अब यहाँ पर इसका मात्रक जरूर लिखिएगा कि अभिक्रिया के वेग का मात्रक। अच्छा, केवल वेग मत लिख दीजिएगा, नहीं तो फिर कुछ और समझ लिया जाएगा। हाँ, अभिक्रिया के वेग का मात्रक क्या होगा सर? देख लो, बहुत सिंपल सी बात है। ऊपर सांद्रता है, सांद्रता का मात्रक क्या होता है? मोल प्रति लीटर, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो क्या बन जाएगा? मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। तो अभिक्रिया के वेग का मात्रक मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड होता है। ऑप्शन में मान लीजिए प्रति मिनट है तो वही टिक करिएगा ना, यानी प्रति समय के फॉर्मेट में जो आ जाएगा उसको सही कर देना है। नोट कर लीजिए तो इसको तेजी से। क्वेश्चन नंबर 2, वेग नियम लिखें। वेग नियम लिखें। सर वेग नियम क्या है? वेग नियम है सर, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो होता है वह अभिकारक के सांद्रता के समानुपाती होता है। लिखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रता के समानुपाती होता है। अर्थात R समानुपाती C⁴n। अब देखो, R बराबर एक कांस्टेंट यूज करते हैं बराबर लिखने के बाद, वो कांस्टेंट क्या है? K है। जहां K बराबर वेग स्थिरांक, N बराबर अभिक्रिया की कोटि, अस्सी मतलब सांद्रता, वो ऑलरेडी आपको पता है, नोट कर लो। सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं? सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं? इस बात को आप ग्राफ के जरिए समझिए जरा ध्यान से। अरे हल्ला नहीं, नहीं तो तोड़ देंगे कल्ला हम, ठीक है? हल्ला नहीं, डेली। इस पर हम ले लेते हैं अभिकारक के रिस्पेक्ट में, इसको करवा रहे हैं, ठीक है? तो अब जरा सिचुएशन समझिए। यहाँ पर ये एक्स पोल है, ये वाई पोल है। किसी भी अभिकारक के पास पहले से कुछ ना कुछ एनर्जी होता है। मान लेते हैं अभिकारक के पास ये एनर्जी पहले से है और यहाँ तक आने के बाद वापस लौटता है। तो अभिकारक के पास जो पहले से एनर्जी था वो एनर्जी ये है। ये किसका एनर्जी है? अभिकारक का। अच्छा, ये एनर्जी किसका होगा? इस लेवल में जो एनर्जी आया है
वो उत्पाद का। उत्पाद अस्थायी तभी होगा जब उसका ऊर्जा अभिकारक से कम होगा। उसका ऊर्जा किससे कम होगा? हाँ, चलो अब स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग टू टर्म्स। अब यहाँ पर देखिए, जहाँ पर जाने के बाद रिएक्शन कंप्लीट होता है उसको हम कौन सा ऊर्जा कहने वाले हैं? देहली ऊर्जा बोलने वाले हैं। कौन सा ऊर्जा सर? देहली ऊर्जा। अब देखिए, किसी भी अभिकारक के पास ऑलरेडी इतना ऊर्जा है, टोटल अभिक्रिया कराने के लिए, पूरा अभिक्रिया हो जाने के लिए इतना ऊर्जा चाहिए। तो इतना ऊर्जा पहले से है ही, और कितना चाहिए? एतवेन चाहिए। ये जो ऊर्जा बीच वाला चाहिए, इसी ऊर्जा को कौन सा ऊर्जा कहते हैं? सक्रियन ऊर्जा कहते हैं। तो इस ऊर्जा को हम कौन सा ऊर्जा कहेंगे? सक्रियन ऊर्जा। सिंबल भी आ गया क्या? ये। और ये जो बीच वाला ऊर्जा बच रहा है, इसको हम कौन सा ऊर्जा कहेंगे? सामान्य गतिज ऊर्जा या सामान्य ऊर्जा। ठीक है, ऐसा हम लिख देंगे। तो मैथमेटिकल टर्म्स भी इसके आ गए कि देखो भाई, अगर हमको सक्रियन ऊर्जा निकालना है तो यहाँ से यहाँ का ऊर्जा क्या कहला रहा है? देहली ऊर्जा। और इनमें से सामान्य ऊर्जा हम घटा देंगे तो कौन ऊर्जा निकल जाएगा? यही बात है ना। तो लिख लो सर, सबसे पहले भाषा लिखो, इसका डेफिनेशन, फिर ग्राफ तो बनाना ही बनाना आपको है, जो कुछ भी है ग्राफ में ही है। आंसर लिखिए, तो आंसर लिखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ कराने के लिए आवश्यक ऊर्जा को सक्रियन ऊर्जा कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ कराने के लिए आवश्यक ऊर्जा को सक्रियन ऊर्जा कहते हैं। इसे EA से सूचित किया जाता है। इसका सिंबल हो जाएगा EA। साथ ही साथ हम पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं सर? सक्रियन ऊर्जा का मान, सक्रियन ऊर्जा का मान देहली ऊर्जा एवं सामान्य ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। अंतर के बराबर होता है किसका? सक्रियन ऊर्जा का मान। तो यहाँ पर एक मैथमेटिकल टर्म्स आ गया। वो क्या आ गया? देख लो। वो ये आ गया कि हम लिख सकते हैं, अर्थात सक्रियन ऊर्जा बराबर देहली ऊर्जा माइनस सामान्य ऊर्जा, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब देखिए, सक्रियन ऊर्जा का कोई एक टर्म्स लिखकर भी काम चला सकते हैं। आप अपने आंसर को बेहतर बनाने के लिए कम से कम इतना तो ज़रूर लिखिए। जल्दी कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 4, देहली ऊर्जा। अच्छा, आश्चर्य मत करिएगा, इसी क्वेश्चन को बहुत बार पूछ लेगा इंग्लिश नाम के साथ। अरे भाई ये क्या आ रहा है? इंग्लिश नाम के साथ पूछ लेगा। थ्रेशोल्ड ऊर्जा हिंदी में लिखकर किसे कहते हैं? तो परेशान नहीं होना, देहली ऊर्जा का ही दूसरा नाम क्या हो जाएगा? थ्रेशोल्ड ऊर्जा। कि थ्रेशोल्ड ऊर्जा किसे कहते हैं? सो लिखिए,
किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए, संपन्न और प्रारंभ में क्या अंतर है? प्रारंभ मतलब होता है शुरू कराना, संपन्न मतलब अंत तक कराना, खत्म कराना। किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को दहली ऊर्जा कहते हैं। दहली ऊर्जा का मान सक्रियण ऊर्जा एवं सामान्य ऊर्जा के योगफल के बराबर होता है। अर्थात, अच्छा ये बात देखने के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना, यहीं देख लीजिए। हमको दहली ऊर्जा चाहिए, ये निगेटिव में है, लेफ्ट राइट से लेफ्ट में आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अर्थात दहली ऊर्जा बराबर सामान्य ऊर्जा प्लस क्या, सक्रियण ऊर्जा। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म हो जाएगा। डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, सामान्य ऊर्जा एवं दहली ऊर्जा, ये सक्रियण ऊर्जा के योगफल को दहली ऊर्जा कहते हैं। ग्राफ सेम टू सेम ग्राफ बनाना है, इक्वल ग्राफ होगा, ग्राफ में कहीं से कोई चेंजेस नहीं होगा, तो ग्राफ आप खुद से कर लेना, ठीक है। इसके आगे हम आप लोग इस चैप्टर में बचे हुए अन्य शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अगले लेक्चर में समाप्त कर लेंगे। तो आपने देखा भी कि ये चैप्टर मात्र 3 लेक्चर में समाप्त हो जाएगा।